लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बताइए। लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मोजलेस लॉ, मतलब कि हमारा एक्सरे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज से अपन को न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करना था। मैं राइट? आज से हमको न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करना था। ओके, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और मैंने बोला था पढ़कर भी आना, तो आप क्या पढ़कर आए हो? थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो पहले तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट कॉइंड, द वर्ड न्यूक्लियस वाज फर्स्ट कॉइंड बाय द रदरफोर्ड। न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने सबसे पहले डिस्कवर करा था उनके फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। उन्हें पता चला था कि जब गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करो तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे जाते हैं, पर कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत बड़े बड़े एंगल से डिविएट होते हैं और 180 डिग्री से भी डिविएट होके आते हैं। मतलब अल्फा जा रहा था और वापस आ गया। तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास ही उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वहां से न्यूक्लियस पता चला हमें। बाद में हमने हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना? प्रोटॉन आई थिंक जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था प्रोटॉन, और गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा था। सही बोल रहा हूँ कि उल्टा बोल रहा हूँ? किसी चैडविक और गोल्डस्टीन, दो में से किसी एक ने प्रोटॉन और एक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा है। किसने क्या करा था बताओ? आप तो 12th में पढ़े हुए बच्चे हो ये सब, बताओ। बताइए, प्रणव, नारायण। हाँ, न्यूट्रॉन गोल्डस्टीन ने करा था, ऐसा आप कह रहे हैं हमें। प्रोटॉन को चैडविक ने करा था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल से इन सब की डिस्कवरी होने के बाद अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स है। कौन कौन से? इन्हें नाम दिया हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10⁻19 कूलम। उसका मास होता है कुछ करीब करीब 1 एमयू, करीब करीब 1 एमयू। और उसको आप केजी में भी लिख सकते हो कितना होता है। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पर दोनों का मास होता है। अच्छा, दोनों ही पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। दोनों ही पार्टिकल का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैंने यहाँ पे मास नहीं लिखा है, रीजन भी मैं अप्रोक्सीमेट मास तो लिख सकता हूँ, 2.7 इंटू 10 पावर, सॉरी सॉरी, 1.27 इंटू 10⁻27 kg। एम आई राइट? यही होता है क्या मास? 1.27 इंटू 10⁻27 kg। क्या सही लिखा है मैंने मास? और एमयू में निकालोगे तो करीब करीब 1 एमयू आ जाता है, नियरली 1 एमयू। 1 एमयू को 1 यू भी लिखते हैं, एमयू को सिर्फ यू भी लिखा जाता है कई जगह। तो सबसे पहली चीज तो मैंने बताइए कि मास सही लिखा है क्या? अरे आप सुन रहे हो सब? 1.6 आता है। 1.67 आता है। चलो बहुत बढ़िया, 1.67 पक्का? ठीक है, 1.67। इसके आगे के डिजिट याद है कि नहीं आपको? यस, वेरी गुड। तो आपको इसके ना आगे के डिजिट भी याद रखना चाहिए। मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ, 1.67 26219। मेरे को तो देख के बता रहा हूँ बिकॉज मुझे जरूरत नहीं पड़ती इसको याद रखने की। 1.67 26219 इंटू 10⁻27 kg, ये आ जाता है इसका मास। ठीक है, इन एमयू भी लिख देते हैं अपन। 1.00727647 एएमयू।
तो आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि अभी एक बार हम इनको देखकर समझ ले कि क्या फर्क है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। आपको पूरा ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें दिया जाता है ये डाटा, तो आपको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की, पर एक अंदाज से पता होना चाहिए कि मास के डिजिट्स का क्या क्या है। अब न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी देख लेते हैं अपन। जस्ट अ सेकेंड, चलो। तो न्यूट्रॉन का मास आ रहा है हमारे पास 1.67493 इंटू 10⁻27 kg, और जब उसको एमयू में कन्वर्ट करते हैं 1.0085 कुछ आता है, ये 1.008665 एमयू। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि इनके मास में डिफरेंस है, और अगर इनका डिफरेंस निकालोगे ना मास का, तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं आता। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला दो तो न्यूट्रॉन बन जाता है, ऐसा नहीं है। इनके मास का डिफरेंस जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इनका डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के मास का करीब करीब 2.5 गुना आता है, 2.5 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अप्रोक्सीमेटली, 2.5 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए हमको कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। चलो ये सब चीजें क्लियर। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि नाउ न्यूट्रॉन इज अ हेवियर पार्टिकल, न्यूट्रॉन हेवी होता है प्रोटॉन के कंपेयर में, पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के तीसरे डिजिट के बाद से चेंजेस चालू हो रहे हैं, तो इतना कोई फर्क नहीं दिख रहा, पर है फर्क। क्लियर हो रहा है ये सब? चलो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में घुमाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, चार्जेस घूम के मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। प्रोटॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो बच्चों को लगता है ठीक है प्रोटॉन में चार्ज है तो घूम घूम रहा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है। न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ऑल्दो इट इज चार्जलेस, बस उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये हमको बाद में समझ में आया कि न्यूट्रॉन के अंदर है ना, न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बना है, सारे पार्टिकल जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब क्वार्क से मिलके बने। क्वार्क्स के कुछ कॉम्बिनेशन से ये बने, क्वार्क्स और छोटे पार्टिकल से जिनसे ये बने। क्वार्क्स हमको हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं दिखते, वो हमेशा कॉम्बिनेशन में मिलते हैं हमको, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस टाइप के पार्टिकल बनाकर ही मिलते हैं। तो वो जो क्वार्क्स है उनमें चार्ज है, और उनका चार्ज मिलके जीरो हो रहा है न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में ऐसे क्वार्क्स है कि सम ऑफ चार्जेस जीरो, इसलिए न्यूट्रॉन चार्जलेस है। और जो क्वार्क्स है वो घूमते हैं अंदर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। हेंस न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्लियर? चलो, अब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। हर न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका जो भी एटॉमिक सिंबल होता है वो बनाते हैं, उसके साथ में यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पर उसका मास नंबर लिख देते हैं। मास नंबर ए है यहाँ पे, मास नंबर ए को बोला जाता है मास नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर। जेड तो आप सब जानते ही है, इट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें बता देता है कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। मास नंबर क्या होता है? इट इज सम ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स है उन्हें न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन आर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो टोटल नंबर है दैट इज कॉल्ड मास नंबर। अब ये एक नंबर होगा, आपको इंटीजर है ये, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक इंटीजर आएगा। इट विल नॉट बी अ फ्रैक्शन, मास नंबर विल बी एन इंटीजर। दिस इज नॉट मास, याद रखिएगा ये न्यूक्लियस का मास नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो आप प्रोटॉन का नंबर जो Z से रिप्रेजेंट होता है उसको A में से माइनस कर दो, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, हो जाएगा A माइनस जेड। हेंस हमने पढ़ा किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी उस एलिमेंट का सिंबल है वो बनाओ। जैसे क्लोरीन का न्यूक्लियस आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्लोरीन का सिंबल बनाओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो वो नीचे लिख दो।
और उसका जो मास नंबर है वो ऊपर लिख दो। तो मास नंबर इसका 35 भी होता है, 36 भी होता है, वो लिख सकते हो आप। ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन का सिंबल H बनाओ, उसका एटॉमिक नंबर 1 लिखो है नीचे, उसका मास नंबर 1 है तो 1 लिख दो। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली दो एलिमेंट, दो पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डी के साथ 1 या 2 ऐसा लगाते हुए लिख सकते हैं अपन को। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ट्रिटियम, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ये तीनों ही हाइड्रोजन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। चलिए, हमें ऐसा पता चला, हमने कई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे जिससे हमको पता चला कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियसेस आर स्फेरिकल इन शेप, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियसेस आर स्फेरिकल इन शेप, बट शेप कुड एनी अदर शेप आल्सो, न्यूक्लियस का शेप कुछ और भी हो सकता है, पर मैक्सिमम के लिए स्फेरिकल शेप है। तो स्फीयर जैसा अगर मान ले तो जो स्फीयर की रेडियस आती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3, मास नंबर टू द पावर 1/3। आप ऐसा सोच सकते हो कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा ना वो उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। भाई मास नंबर ज्यादा तो न्यूक्लियन का नंबर ज्यादा, ज्यादा न्यूक्लियन है न्यूक्लियस के अंदर तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं कि वॉल्यूम शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर प्रोपोर्शनल टू h बार 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हम है ना न्यूक्लियस की रेडियस को ए के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम लगा दे, दैट नंबर इज कॉल्ड आर नॉट, आर नॉट टू द पावर 1/3। ये आर नॉट की जो वैल्यू होती है कुछ किताबों में मैंने देखा 1.1 फर्मी मीटर है, कुछ में 1.2 फर्मी मीटर है, कहीं पे 1.3 फर्मी मीटर भी मिली मुझे। हमारे मॉड्यूल में शायद 1.1 दिया है या 1.2 दिया है, अलग अलग क्यों है, बिकॉज ये सब एस्टिमेट है। न्यूक्लियस की रेडियस का हमने अंदाजा लगाया बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। हमने न्यूक्लियस के ऊपर पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी और पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, उससे हमने समझा कि इनकी रेडियस क्या होना चाहिए, इनका साइज कैसा आना चाहिए। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में हमें किस पार्टिकल से स्कैटरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें आर नॉट अलग अलग मिल सकता है। तो आपको इसकी वैल्यू अलग अलग मिल सकती है। तो आपको या तो क्वेश्चन में आर नॉट की वैल्यू दी जाएगी, नहीं दी गई है तो आप नॉर्मली 1.1 या 1.2 लेके कर सकते हो। 1.3 तो मैंने बहुत कम जगह देखा है, तो इसे आप हटा भी सकते हो। ठीक है, आपसे वैसे अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं रेडियस वाले, उसमें वो है ना रेशो पूछ लेते हैं। वो बोल देते हैं कि एल्यूमिनियम की रेडियस ये है तो किसी और एलिमेंट की जैसे कॉपर की कितनी आएगी, है ना, कॉपर के न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी, तो आपको वहां रेशो से काम चल जाता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. चलो, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। मैंने कहा न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ज्यादा पार्टिकल होंगे तो मास भी ज्यादा होगा और मास भी मास नंबर पे डिपेंड करना चाहिए। न्यूक्लियस का मास शुड डिपेंड ऑन मास नंबर। ज्यादा मास नंबर है मतलब ज्यादा न्यूक्लियन है अंदर तो उसका मास भी ज्यादा आना चाहिए। तो डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी वो होती है मास बाय वॉल्यूम। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? न्यूक्लियस का मास वो मास नंबर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम भी मास नंबर पे डिपेंड करेगा, रेशियो फिर कांस्टेंट जैसा आना चाहिए। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। आया क्या पॉइंट समझ में? ये कितनी आती है आप निकाल भी सकते हो। यू कैन पुट द मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस हियर। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का आपको मास पता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक प्रोटॉन होता है, उसका आपको मास पता है, ये रहा, है ना, वो रख दो। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाहिए आपको तो रेडियस 1.1 फर्मी मीटर ले लेना, वो लेके वॉल्यूम लिख देना। अच्छा, फर्मी मीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻15 मीटर। फर्मी मतलब 10⁻15, फर्मी जो प्रीफिक्स है उसका मतलब 10⁻15। तो ये चीज ध्यान रखना और आप वॉल्यूम लग देना 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप रेशो निकाल के कांस्टेंट क्या आएगा वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या? ओके, वेरी गुड। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी। यहाँ मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है कि हाउ न्यूक्लियस क्या होता है, किसने डिस्कवर करा था,
न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो टाइप के पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना देखा, न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बात करी, उसकी डेंसिटी के बारे में बात करी। क्या अभी तक की सारी चीजें क्लियर? किसी को कुछ भी Yes, डाउट sir. है? चलो, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? सब इंफॉर्मेशन ही है बेसिकली अभी तक, तो कुछ भी यहाँ पे समझने का ज्यादा था नहीं, सब याद करने की चीजें। ओके, नाउ न्यूक्लियसेस जब हमने बहुत सारे ऑब्जर्व करे तो हमें पता चला कि कुछ एलिमेंट के न्यूक्लियसेस अलग अलग टाइप के भी मिलते हैं, जिन्हें हमने नाम दे दिया आइसोटोप्स, है ना, जिन्हें हमने नाम दे दिया आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड आइसोटोप? आपको क्या समझना है आइसोटोप से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोटोप, बताइए। Same number of protons. और they may have different number of Different neutrons। mass number. हाँ, डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही। अगर किसी एलिमेंट के लिए आपको प्रोटॉन का नंबर सेम रखते हुए अलग अलग टाइप के न्यूट्रॉन उसमें मिल सकते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग हो सकता है, तो उन सबको बोलते हैं उसके आइसोटोप। ये आइसोटोप की डेफिनेशन जैसी हो सकती है। आइसोटोप के अलावा आपने शायद आइसो बार भी सुना होगा। आइसो बार क्या होता है? Same mass number, different एटॉमिक नंबर, proton number. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। फिर आइसो न्यूट्रॉनिक भी सुना है क्या आपने? आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, यस, उनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाएगा। ऐसे न्यूक्लियसेस जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम है उन्हें आइसो न्यूट्रॉनिक बोल देते हैं अपन। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम कैसे पता करेंगे अपन? तो उनके मास नंबर और जेड का डिफरेंस सेम आए, ऐसे न्यूक्लियसेस को बोलेंगे अपन आइसो न्यूट्रॉनिक। फिर एक टर्म और आता है आइसो डायफॉस। आइसो डायफॉस क्या होते हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। आइसोडार्फस ऐसे न्यूक्लियसेस होते हैं जिसके डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आता है। ऐसे न्यूक्लियसेस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस कांस्टेंट हो वो होते हैं आइसोडार्फस। जैसे कि उसका एक अच्छा एग्जांपल होता है ट्रिटियम, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस 2 है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कह दिया मैंने। ये हाइड्रोजन उसका एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन में, सॉरी, ड्यूटेरियम एक एग्जांपल हो गया। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है, तो डिफरेंस 0। और हीलियम में भी ऐसा ही है, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो डिफरेंस 0। तो हीलियम का न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन ये दोनों आइसोडार्फस है। इन दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस सेम है। ठीक है, Yes, sir. तो ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, वो सब आपने देख ली। आगे बढ़ते फिर अपन। अब हमने जितने हमारे पास न्यूक्लियसेस थे उनकी स्टडी करी, उनको समझने की कोशिश करी। हमने देखा कि कुछ न्यूक्लियसेस है ना अनस्टेबल है और कुछ स्टेबल है। कुछ न्यूक्लियसेस ऐसे है जो अपने आप ही दूसरे में टूट जाते हैं, इस प्रोसेस को हमने रेडियोएक्टिविटी नाम दिया। और कुछ न्यूक्लियसेस, नारायण हैंड रेज करा है, बोलिए। सर वो आइसोडायस्फीयर A-2 इंटू जेड सेम होता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। A माइनस जेड हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और Z हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो A माइनस 2Z आएगा, वो सेम हो, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो। सही, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। तो हमने देखा कि ना कुछ न्यूक्लियसेस तो स्टेबल है और कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल भी है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन और ट्रिटियम ड्यूटेरियम आइसोटोप्स है। इसमें जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये स्टेबल नहीं है, ये अपने आप ही दूसरे न्यूक्लियस में टूट जाता है। पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ये स्टेबल है, पर ड्यूटेरियम बहुत कम अमाउंट में मिलता है, हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो काफी वैरायटीज है न्यूक्लियसेस के अंदर। न्यूक्लियसेस हमको थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस मिल चुके हैं अभी तक, और इनमें काफी वैरायटी है, कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है। हमने सोचा चलो स्टेबल वालों को पहले समझते कि स्टेबल क्यों है।
तो हमने सारे स्टेबल न्यूक्लियसेस को इकट्ठा करा और देखा उनमें क्या है ऐसी चीज जिससे वो स्टेबल है। तो ये समझने के लिए, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझने के लिए एक हमारे माइंड में आइडिया आया, क्यों ना इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच का रिलेशन देखा जाए। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रिलेशन समझने की कोशिश करी। हमने न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रिलेशन समझने की कोशिश करी। तो हमने देखा कि जो हल्के लाइट न्यूक्लियस होते हैं ना, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस हेवी होते हैं, उनमें Z बढ़ता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर फिर ज्यादा करना पड़ता है। हमें पता चला कि यहाँ पर एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अंदर ही हमारे सारे न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियाई लाया करते हैं। इस तरह से कुछ अगर हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे n इक्वल टू जेड की, ये हमने एक लाइन बनाई n इक्वल टू जेड की, हमने देखा कि स्टेबल न्यूक्लियस के लिए जब Z कम होता है तो न्यूट्रॉन का नंबर और Z का नंबर लगभग बराबर होता है। मतलब n और Z का रेशो करीब करीब 1 आएगा। n by Z is nearly 1 और लाइट न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई के अंदर n और Z का रेशो इक्वल आ रहा है, 1 आ रहा है। पर जैसे जैसे न्यूक्लियस हेवी होता है तो n by Z अप टू 1.6 तक भी जाता है। हेवी न्यूक्लियाई की, फॉर हेवी न्यूक्लियाई n by Z goes up to 1.6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको प्रोटॉन के कंपेयर में 1.5 गुना से ज्यादा रखना पड़ता है। ये हमें समझ में आया? आपको क्लियर हुआ क्या? क्या पता चला हमें? Yes, sir. अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? हमने समझा जितने स्टेबल न्यूक्लियस है उसके अंदर ऐसा है, तो कोई गेस कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा क्यों होता है कि जो हेवी न्यूक्लियाई है उनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है प्रोटॉन के कंपेयर में, और हल्के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन करीब करीब उतने ही न्यूट्रॉन है? ऐसा क्यों? कोई लॉजिक? इसको हम कैसे समझा सकते हैं? एक वर्ड आ रहा है स्टेबिलिटी। हमने स्टेबल न्यूक्लियस के लिए तो बात करी है, तो स्टेबिलिटी होने के लिए कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी ये रिलेशन आ रहा है वो स्टेबिलिटी क्या लिए आ रहा है? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए अंजना, सुरेश, अंजना बताइए, स्टेबिलिटी कैसे इससे समझ में आ रही है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए? कोई लॉजिक दो इसके लिए। सर उनके स्पिन कैंसिल हो जाते हैं जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल हो जाते हैं तो। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। सर न्यूट्रॉन जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने अगर वो उनका स्पिन कैंसिल आउट हो जाता है, उससे क्या होता है? स्टेबल हो जाते हैं वो। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने न्यूट्रॉन रहेंगे, तो फिर बाद में ये ज्यादा क्यों है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा क्यों है? एक मेरे पास लिखा हुआ है सुरेश अंजना की तरफ से कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन इज हायर। यस, प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर रिपल्शन होता है। प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन होता है। और जब हम न्यूक्लियस जितने छोटे से स्पेस में, न्यूक्लियस का साइज देखो कितना आ रहा था, 1.1 परमीमीटर रेडियस, ये ऑर्डर था उसका, परमीमीटर में रेडियस थी, बहुत ही छोटा सा साइज है। न्यूक्लियस के छोटे से स्पेस के अंदर हमने प्रोटॉन्स को इकट्ठा कर दिया है। प्रोटॉन प्रोटॉन में ह्यूज रिपल्शन होगा, वो रिपल्शन की वजह से वो प्रोटॉन दूर जाना चाहेंगे। तो हो सकता है कि न्यूट्रॉन इसलिए भरना पड़ रहे हो ताकि रिपल्शन कम हो जाए। और ज्यादा प्रोटॉन होने पे रिपल्शन क्योंकि बहुत बढ़ने वाला था, इसलिए न्यूट्रॉन को ज्यादा भरना पड़ रहा है कंपैरेटिवली। तो ऐसा हमने सोचा कि शायद न्यूट्रॉन इसलिए हमको ज्यादा लग रहे हैं हेवी न्यूक्लियाई में, क्योंकि प्रोटॉन में खूब सारा रिपल्शन हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो ही प्रोटॉन होते तो उनमें रिपल्शन कम होता, पर 3 प्रोटॉन से एक पे ज्यादा फोर्स लगेगा, 4 प्रोटॉन से एक पे फोर्स और बढ़ेगा। जितने ज्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे, हर प्रोटॉन पर रिपल्शन उससे ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमें न्यूट्रॉन ज्यादा फील करना पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? ये एक रीजन हो सकता है। ये क्लियर हुआ क्या? यस। अच्छा, जब हमने ये ऑब्जर्वेशन करे ना सारे स्टेबल न्यूक्लियस के लिए,
तो हमें वहां पर एक चीज और पता चली, एक तो अपने n/z का कर्व बनाया, फिर हमें एक चीज और पता चली कि इवन न्यूक्लियाई या ऑड इवन या इवन ऑड न्यूक्लियाई ज्यादा प्रेजेंट है, n और z। n इज न्यूट्रॉन नंबर, z इज प्रोटॉन नंबर। दोनों इवन हो या दोनों में से एक चीज इवन हो, ऐसे न्यूक्लियस ज्यादा थे। दोनों ऑड हो जाए, ऐसे केवल 5 स्टेबल न्यूक्लियस मिले हमको। आई रिपीट, n और z, n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। दोनों का नंबर इवन आए, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नंबर दोनों इवन आए, ऐसे न्यूक्लियस स्टेबल थे। दोनों में से कम एक इवन हो, ऐसे न्यूक्लियस भी स्टेबल थे। पर जिनमें दोनों ही ऑड थे, ऐसे सिर्फ 5 न्यूक्लियस मिले मुझे। दोनों नंबर ऑड हो, ऐसे सिर्फ 5 स्टेबल न्यूक्लियस मिले मुझे। और बाकी जितने न्यूक्लियस थे, इनमें से कम एक चीज तो इवन थी, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन था या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन था। समझ में आया? बोलिए, ये चीज समझ में आई मैंने क्या कहा? Most of the stable nuclei have either both or at least one of the number of neutron or number of proton as even number। क्यों ऐसा क्यों हो रहा होगा? हमने सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो धीरे धीरे जब हमको काफी चीजें समझ में आई न्यूक्लियस के अंदर की, तो हमें ये भी पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। न्यूक्लियस में जैसे हमारे पास एटम्स के एनर्जी लेवल होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है तो उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं। तो न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स में भी पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। पेयरिंग होगी जब इवन न्यूक्लियाई का नंबर होगा। दैट्स व्हाई ये दोनों अगर इवन हो जाते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस। दोनों में से कोई एक इवन हो तो पेयरिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जब दोनों ही ऑड हो तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसलिए हमें ऐसे न्यूक्लियस बहुत कम मिले जिसमें दोनों ऑड, जिससे पेयरिंग कम हो पा रही। समझ में आ रहा है ये? बताइए, इज दिस क्लियर? जैसे आपने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से स्टेबिलिटी आती है, वैसे ही न्यूक्लियॉन्स की पेयरिंग होने से भी स्टेबिलिटी आती है। पेयरिंग होने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन चाहिए, इवन होगा तभी तो पेयर प्रॉपर्ली बन पाएंगे। तो पेयरिंग होने के लिए दोनों इवन हो या एटलीस्ट एक इवन हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए हमको स्टेबल न्यूक्लियस में ऐसे न्यूक्लियस ज्यादा मिले जिसमें इवन नंबर आ रहा था। अच्छा, फिर अभी स्टेबिलिटी की बात चल रही है तो हमने एक और ऑब्जर्वेशन करा, हमें एक और ऑब्जर्वेशन पता चला। हमें पता चला कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ना, उनका जो मास होता है वो हमारे ऑब्जर्व्ड मास की जो वैल्यू है वो एक्चुअल जो हमको लग रहा था कैलकुलेटेड मास से कम आती है। देयर इज सम मास डिफरेंस। हमें एक पॉइंट पता चला, मास डिफरेंस। न्यूक्लियस का जो मास है वो उनके कैलकुलेटेड मास से कम आ रहा है। कैलकुलेटेड मास का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर हमने कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन डाले हैं, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंबाइंड मास होगा उससे कम मास था एक्चुअली न्यूक्लियस का। अगर किसी न्यूक्लियस का सिंबल सपोज एक्स है, उसके अंदर जेड प्रोटॉन है, ए न्यूट्रॉन है, तो इसका जो मास होना चाहिए था वो होना चाहिए था जेड टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर z प्रोटॉन है तो z टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इतना इसका मास होना चाहिए। पर हमें पता चला कि जो मास आया न्यूक्लियस का वो इससे कम है। जब हमने कैलकुलेशंस करी तो मास ये होना चाहिए, और जो प्रैक्टिकल हमको मास मिला, जब हमने मेजर करा मास, तो इससे कम आया। बट मास ऑब्जर्व was less, is less होना लिखना चाहिए मुझे, is less than this। तो कुछ मास की कमी हुई है, कुछ मास कम हुआ है, उस मास की कमी को कहा जाता है मास डिफेक्ट।
मास डिफेक्ट को नॉर्मली अपन डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मास डिफेक्ट इज रिटन एज द कैलकुलेटेड मास, मतलब जो हमें लग रहा है कि होना चाहिए था कैलकुलेशन के हिसाब से, माइनस जो हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ। इस डिफरेंस को कहा जाता है मास डिफेक्ट। तो हमने जब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा तो हमें पता चला कि सम मास ऑफ द न्यूक्लियस इज रिड्यूस, कुछ मास की कमी हो गई है। उस मास की कमी को कहा अपन ने मास डिफेक्ट। अब ये क्यों हुआ, इसको समझाने के लिए आइंस्टाइन आए पिक्चर में। आइंस्टाइन ने बोला, उन्होंने अपनी फेमस जो इक्वेशन दी थी E = mc² से, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड व्हेन न्यूक्लियस इज क्रिएटिंग, व्हेन न्यूक्लियस इज इन फॉर्मेशन, द न्यूक्लियॉन्स जब उन्हें आप पास में लेके आते हो तो न्यूक्लियॉन्स इकट्ठा होके थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और वो एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो जाती है। That's why system is reducing its energy, सिस्टम की एनर्जी कुछ कम हो गई है, जिससे सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। तो अब हमारे आइंस्टाइन ने कैसे समझाया इस चीज को, कि जब न्यूक्लियॉन्स इकट्ठा हो रहे, मान लीजिए ये न्यूक्लियॉन्स थे, ब्लैक कलर में सपोज प्रोटॉन थे और ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये दूर दूर थे, इन्हें हमने इकट्ठा करा और एक न्यूक्लियस बना लिया। इन्हें हमने इकट्ठा करा और न्यूक्लियस बना लिया, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन है, सॉरी मेरा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, चलिए, तो हमारे पास ये कुछ हमारे प्रोटॉन, जैसे मैंने ब्लैक कलर में प्रोटॉन मान लिए और ब्लू कलर में न्यूट्रॉन मान लिए, तो ये सब इकट्ठा हो गए और हमारा बन गया न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस बनता है तो आइंस्टाइन के हिसाब से यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज होती है। Am I audible?